तकलीफ क्या होती है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगा। कानून व्यवस्था पर विश्वास तो नहीं उठेगा, क्योंकि आखिरकार न्याय कानून से ही मिला है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इस देश में जाति और धर्म को लेकर किस तरह से लोगों के मन में नफरत है। मेरे दाहिने साइड में एक शख्स को देख रहे हैं, ये भी मुस्लिम है। मेरे बाएं साइड में जो तस्वीर देख रहे हैं वो भी एक मुसलमान है, और दोनों इसी भारत देश के निवासी हैं, मेवात के, हरियाणा के मेवात के। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से मैंने इनकी पूरी कहानी सुनी है, रातों की नींद गायब हो गई है, और लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये सच है। 14 साल किसी को जेल में रखा जा सकता है। 3 साल जिसको गिरफ्तार किया गया उसको पता ही नहीं चले कि किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल यही हुआ है। इस शख्स को इसलिए उठाया गया था क्योंकि पुलिस पर दबाव था, और बाद में आतंकवाद का केस बना दिया गया, और जो इनको वकील दिया गया वो भी उसमें मिला हुआ था। लेकिन वो तो शुक्र है महमूद प्राचा का, जो इनको मिल गए और इन्होंने इनको न्याय दिलवाया। तो ये दोनों कहानी शुरू करते हैं। पहले शख्स की कहानी सुन लीजिए, किस तरह से उनको उठाया गया, किस तरह से उनको तरपाया गया, किस तरह से उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। ये मेवात के राशिद है। ऐसा टॉर्चर किया तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। बहुत टॉर्चर किया, पूरी रात मुझे मारते रहे हर तरह से। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस मारते रहे पूरी रात। सर इसी तरह होता रहा। फिर अगले दिन जो है मुझे ये कोर्ट में लेके गए। मुझसे कहा कि अगर तुमने जज साहब के सामने कुछ बोला तो हमारे पास ही तुम रहोगे 1 महीने, हम इसी तरह पिटते रहेंगे। तो सर फिर अगले दिन फिर लेके आए मुझे। इन्होंने रात में तो हर रात तो मुझे मारते ही थे, दिन में थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिलता था। रात में कभी मुझे जो है अलग अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे, उनके हवाले कर दिया करते थे। बस उनसे ये कहते थे कि भाई जो है ना, इनको ज़ख्म मत होने देना, जो चाहे करते रहो। तो वो जो लम्हात हैं, वो जो दिन हैं, जो डेज़ हैं, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उस वक्त आदमी ये सोचता है कि शायद मुझे मौत आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। अभी भी मैं छोटा हूँ, अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हो गया। मेरे गांव में कच्चे घर थे, वो बहुत बड़े बड़े घर बन गए। मेरे साथ के जो साथी थे, मेरे साथ रहते थे, वो बड़े बड़े, कोई डॉक्टर्स बन गया, कोई कहाँ क्या बन गया। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ीरो पे नहीं हूँ, बल्कि मैं माइनस में चला गया हूँ। जब आप लौट कर आए हैं तो आपने कितने साल जेल में रहे? जब लौट कर आए तो आपकी ज़िंदगी से क्या कुछ खत्म हो चुका था? आप सर जब मैं लौट के आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरे वो माँ बाप थे, उनके जो है सफ़ेद दाढ़ियाँ नहीं थी, वो काली दाढ़ी थी, और अच्छे सेहतमंद थे, वो बिल्कुल सोखे से हो गए। मेरी माँ बिल्कुल बीमार हो गई, मेरी दादा दादी दुनिया से चले गए, मेरी बहनें भी दुनिया से चले गए। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मेरी फैमिली के लोग जो है दुनिया में नहीं है। जिसको जब मैंने ये सुना तो मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और इसी के सिलसिले में मैंने अब्बा जी से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? कहा कि बेटा मेरा एक जो है छोटा एक बिज़नेस था, वो भी सब ख़त्म हो चुका। तेरी वजह से मेरे पास कोई कुछ लेने में नहीं आता, मेरा सारा कारोबार सब ख़त्म हो चुका है, और हम बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। हम घर से निकलते हैं तो हमें बहुत जो है हर्ट होता है। तो ये इस तरह की ऐसी बातें हैं कि जिससे मैंने जो सुनी तो मैंने लगा कि ये क्या हो गया है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है सर, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। और अब जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की, और छीन गया, बहुत कुछ तो छीन गया है, उनके साथ अगर कुछ ना हो तो सर अब ये पूरा न्याय नहीं है, पूरा इंसाफ नहीं है सर। तो राशिद की कहानी सुनिए आपने। अब मेवात के ही आसिफ की कहानी सुनिए। इनको किस तरह से टॉर्चर किया गया, किस तरह से मारा गया, किस तरह से इनको पता भी नहीं था कि हमें पुलिस ने क्यों उठाया है। सर मैं जेल में तो रहा हूँ तकरीबन 5.5 साल। मेरी बेल हुई थी हाई कोर्ट से 2018 में, लास्ट में सर की कोशिशों से हुई। सर का बहुत बहुत एहसान है। तो 3 साल 3.5 साल तकरीबन मैंने बाहर से केस लड़ा है। मैं गया हूँ तारीखों पे। लेकिन जिस वक्त मैं 5.5 साल के बाद अपना घर लौटा तो उस वक्त में सर बिल्कुल सब कुछ उजड़ गया था। हमारे जो माँ बाप थे उनकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे। बच्चे बिल्कुल मतलब ये कि बेपहचान हो गए थे, पहचान में भी नहीं आते मुझसे। क्या नहीं, जो बच्चियाँ मेरी छोटी छोटी थी तो वो बड़ी हो गई 9 साल में। तो सुना आपने, ये दोनों लगभग 14 साल तक जेलों में कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। 3 साल लगभग जेलों में रहे, जमानत भी मिली,
लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ भारत का संविधान पर लोगों को भरोसा है, जुडिशियल सिस्टम ने न्याय किया और इनको महमूद पराचा जैसे वकील मिले और इनको जस्टिस मिली। अब ये दोनों जेल से बाहर आ गए हैं, ये बेगुनाह साबित हो गए हैं। अब महमूद पराचा ने ऐलान किया है कि इनके साथ जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इनके परिवार को जो नुकसान हुआ है, जो इनका करियर बर्बाद हुआ है, 10-10 करोड़ रुपए के कंपनसेशन का वो केस करेंगे उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने इनके साथ ये किया है। सुन लीजिए। तो लश्कर तैयबा का मेंबर बता दिया, मतलब कितना बड़ा जुर्म और गुनाह है किसी को लश्कर तैयबा जैसी आतंकवादी संगठन का मेंबर बता देना और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना। तो जज साहब ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए कोई भी एविडेंस लाने में कि ये लश्कर तैयबा के मेंबर थे। फिर जज साहब ने यह भी कहा है कि prosecution has miserably failed to prove its case and accused person deserves to be, मतलब बुरी तरह से नाकामयाब हो गई है प्रोसिक्यूशन। ये है इन केसेस की जिस पे हम लोगों को सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि इस देश में क्या पुलिस के अधिकारी यदि कानून तोड़ के ऐसी घटनाएं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और इन दोनों की जो ज़िंदगी खराब हो गई है या ऐसे परिवारों की जो ज़िंदगी खराब हो जाती है उसके लिए भी सरकार को मुआवजा नहीं, बहुत बड़ी कंपनसेशन देनी चाहिए। इनकी रेपुटेशन के लॉस की, इनकी जो पैसे का लॉस हुआ है वो तो सबसे कम लॉस है, लेकिन जो रेपुटेशन और जो घर में बदनामी हुई, जो इन्हें एक स्टिग्मा लग गया इनके ऊपर, उसको भी धोने के लिए एक लंबी कार्रवाई की ज़रूरत है जिसमें हम सब आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो सुना आपने, कश्मीर फाइल्स देखकर आप रो रहे थे, आपका रोना सही हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये देश जाति और धर्म में बटा हुआ देश है। जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से हम नफरत करते हैं, और ये मत कहिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जब से मैंने जाति और धर्म का ये डिस्कोर्स शुरू किया है सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ है। लोग मुझे कहते हैं कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ। मैं जाति के आधार पे जो अन्याय हो रहा है, धर्म के आधार पे जो अन्याय हो रहा है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनको लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप अन्याय कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अन्याय के खिलाफ बोल रहा हूँ। अब अन्याय का कैरेक्टर क्या है, एक पत्रकार के तौर पे मैं वो देखता हूँ कि अन्याय जो हुआ है वो किस आधार पे हुआ है। वो एक आदमी के तौर पे हुआ है, वो जाति की वजह से हुआ है, या धर्म की वजह से हुआ है, या लिंग के आधार पे हुआ है, और मैं उसको कोट करता हूँ। इसीलिए आपके सीने पर सांप लौटता है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और पूरी दुनिया को बताया जाए कि आखिर चल क्या रहा है। तो क्या लगता है इन दोनों मुसलमानों को आदमी की वजह से इस तरह से पकड़ा गया था? किसी को भी पकड़ा जा सकता था, मुसलमान को ही क्यों पकड़ा गया? तो क्या आप नहीं मानेंगे कि इन दोनों पर जो अत्याचार हुआ वो धर्म की वजह से हुआ? अगर ये मुसलमान नहीं होते तो नहीं होता। उसी तरह से इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उन पर धर्म की वजह से और जाति की वजह से अत्याचार होता है। और मैं वही बात जब दुनिया के सामने लाता हूँ तो दुनिया को लगता है कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ। मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैंने बार बार कहा, सोचिए 1974 के आसपास, माफ़ कीजिएगा 1964 के आसपास फ्रांस के एक पत्रकार ने इंदिरा गांधी से जाति का सवाल पूछा था। ज्योतिबा फुले, तथागत बुद्ध, कबीर, रविदास, ये सब जाति के आधार पर जो इस देश में शोषण हो रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए संविधान में प्रावधान किया। और वही लड़ाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग की कोशिश क्या है कि जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, सबको न्याय मिले। क्या लगता है आप लोगों को? मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी तरह की गैर बराबरी, अत्याचार के खिलाफ जिस दिन आप खड़ा होना सीख जाएंगे, आप मान लीजिए कि आप जाति और धर्म से उठकर ऊपर उठ गए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की 2 लाइन हैं, कोई मुल्क, कोई देश तब देश बनता है
जब उसकी खुशियां कॉमन हो, एक हो। जैसे हम क्रिकेट भारत जीतता है तो हम सबकी खुशियां कॉमन होती है। ये मत कहिएगा कि मुसलमान की खुशियां नहीं होती है, ये आपके दिमाग में परसेप्शन बैठा हुआ है। लेकिन खुशियां हो सकता है कि नहीं हो। मान लो पंजाब और महाराष्ट्र का मैच हो, मान लो गुजरात और लखनऊ का मैच हो, तो लखनऊ वाले नाराज हो जाए, गुजरात वाले खुश हो जाए। लेकिन जिस देश के लोगों की तकलीफें एक हो, तकलीफें कॉमन हो जाए, वो मुल्क जरूर मुल्क बनता है। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है? अच्छा, इस बार अत्याचार मुसलमान पर हुआ तो हम चुप रहेंगे। इस बार अत्याचार सवर्ण पर हुआ तो गैर सवर्ण चुप रहेंगे। इस बार अत्याचार गैर सवर्णों पर हुआ तो सवर्ण चुप रहेंगे। इस बार अत्याचार ओबीसी पर हुआ तो एससी एसटी चुप रहेंगे। ये देश को तोड़ रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि इस देश को संवैधानिक देश, संविधान का राज हो और किसी के साथ जाति और मजहब के आधार पे भेदभाव न हो। और इसीलिए हमने ये दोनों कहानी आपके सामने लाई। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।